नमस्कार, धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में। क्वेश्चन रहता है, उसका सही आंसर निकालते हैं, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। और अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस देश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज के साथ रेगुलर बने रहे। जो भी चीजें आपको स्क्रीन में दिख रही है, ये पीडीएफ के फॉर्म में आप अवेल कर सकते हैं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो उसमें जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आज के वीडियो का कंटेंट पीडीएफ में ले लें, और इसके अलावा भी जो और वीडियोस बने हैं उसके पीडीएफ भी वहां पर हैं, तो आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समय जाया करे बिना हम लोग पहले टॉपिक पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन अभी वर्तमान का सबसे प्रमुख टॉपिक पर आधारित है। हु बिकम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? चार ऑप्शन है। आतिशी मारलेना जी, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता जी, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल जी, एंड ऑप्शन डी मनोज तिवारी जी। अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इन सभी व्यक्तियों को भली भांति जान रहे होंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और दिल्ली के ये सीएम थे जब ये अरेस्ट हुए कई सारे एलिगेशन के बाद, तब आतिशी मारलेना जी जो हैं वो सीएम बनी। और उसके बाद अभी जब इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन के बाद जो करंट में, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी रेखा गुप्ता जी रिसेंट में सीएम बनी है दिल्ली की। मनोज तिवारी जी सीएम तो नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी आप इनको जानते होंगे, सिंगर रहे हैं, अभी भी सिंगर हैं, ये भोजपुरी के प्रसिद्ध सिंगर हैं। रिंकिया के पापा वाला गाना इन्होंने ही गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रेखा गुप्ता जी। तो चलिए इस टॉपिक की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। क्या है भाई पृष्ठभूमि? तो रिसेंट में दिल्ली का असेंबली इलेक्शन हुआ था और टोटल 70 सीटों में से 48 सीट किसने जीता था? बीजेपी ने। बाकी के 22 सीट जो थे वो किसने जीता था? आम आदमी पार्टी ने। ठीक है। और इस तरह से लगभग 10 साल सरकार में रहने के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है, और जो नई पार्टी दिल्ली की सत्ता पर पहुंचती है वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद एक लंबे समय तक इस बात में निष्कर्ष नहीं निकला था कि आखिर बीजेपी की इस सरकार में सीएम कौन बनेगा। बहुत लंबे समय तक विचार विमर्श चलते रहे। कुछ समय इसलिए भी थोड़ा सा लगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर थे, और ऐसा तय किया गया था कि जब वो लौट कर आएंगे एक अच्छी खासी चर्चा होगी और उसके बाद सीएम कौन बनेगा उसके नाम पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो निष्कर्ष निकल गया, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की अगली सीएम बन गई हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ये पोस्ट किया। इस पोस्ट पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इतना भी हड़बड़ हड़बड़ क्या करंट पढ़ना कि सिर्फ हम लोग फैक्ट देखकर आगे बढ़े। इन्होंने क्या कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं को साकार करने का अवसर भी है। यह सब चीज इसलिए भी पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग जब इस तरीके का पोस्ट वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है सबकॉन्शियसली एक स्किल डेवलप कर रहा होता है। और वो स्किल क्या है कि अपनी बात को रखने का तरीका, वाक्य निर्माण कैसे करने चाहिए, शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। और जब आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली इन सारी चीजों को पढ़ लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं आपके बातों में, आपके मेंस आंसर राइटिंग में उसका प्रभाव दिखने लगता है। तो वैसे तो ये सारा चीज ऐसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाने की संभावना तो नहीं दिखती है, लेकिन अगर आप लोग को अपना स्किल डेवलप करना है तो बड़े बड़े लीडर्स के पोस्ट वगैरह पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है। तो इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही कि यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं को साकार करने का अवसर है। ठीक है। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए हम दिल्ली को आधुनिक बुनियादी ढांचे, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं, उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे।
देखिए ये जितनी भी बातें यहां पर लिखी गई है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीजें जब चुनाव चल रहे थे तब सुर्खियों में थी। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो इन्हीं सारे मुद्दे को ही अपना हथियार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि सबसे ज्यादा जो हथियार काम किया वो भारतीय जनता पार्टी का किया, और कांग्रेस का हथियार तो काम ही नहीं किया। ठीक है, 0 सीट मिले थे। तो इस तरह से ये पोस्ट उन्होंने किया, धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और साथ ही साथ अपने अप्रोच के बारे में भी बताया कि ये अवसर है दिल्ली वासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने का। जैसे ही रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी, उसी के बाद से ये एक फैक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में चलने लगा कि दिल्ली को मिली चौथी महिला मुख्यमंत्री। इसके पहले 3 महिलाएं और थी जो दिल्ली के सीएम पद पर बैठ चुकी थी, जिसमें सबसे लंबी अवधि किसी ने अगर गुजारा था तो शीला दीक्षित जी हैं। लगभग 15 साल तक ये दिल्ली के सीएम रही थी। उनसे पहले दिल्ली की सीएम भाजपा की सुषमा स्वराज जी रही हैं, और अभी रेखा गुप्ता जी हुई हैं, और ठीक इससे पहले कौन थी? अतिशी मार्लेना जी। तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी हैं और चौथी महिला सीएम दिल्ली को मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं अभी तक दिल्ली में, जिसमें से 4 कौन हुए? महिलाएं हुई। ठीक है, तो एक बार इस कंटेंट को भी पढ़ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी के दिल्ली के चौथी महिला और 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पूरे कहानी में एक नाम और बहुत सुर्खियों में था, और वो था प्रवेश वर्मा जी का। इनको जायंट स्लेयर की उपाधि दी जा रही है मीडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। ये उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे। माना यह जा रहा था कि भाई आप उस व्यक्ति के सामने से लड़ रहे हैं जो लगभग 10 साल से उस क्षेत्र पर सत्ता पर काबिज है, और आप वहां पर लड़ रहे हैं, तो पता नहीं आपका रिजल्ट कितना आपके पक्ष में आएगा। लेकिन पक्ष में आया, और काफी अच्छे मार्जिन से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हरा दिया। तो इसलिए इनके ऊपर भी कई ऐसे दाव लगाए जा रहे थे कि भाई हो सकता है कि दिल्ली के अगले सीएम यही होंगे। लेकिन इनको नहीं बनाया गया सीएम, बल्कि इनको कौन सा पद दिया गया? इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो इन्होंने भी आज के दिन में शपथ लिया है। अब इन सारी कहानी को तो हमने समझ लिया। ये सारी कहानी दिल्ली के पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में? रेखा गुप्ता जी के बारे में, कि कौन है ये, क्या इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो रेखा गुप्ता जी की अगर हम पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करें, देखें, तो इनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है कहां पर? 1992 में। किस तरह से? दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में ये जुड़ती हैं, और 1992 से इनके पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। जो बड़ा माइलस्टोन इनके इस जर्नी में रहा 1992 के बाद, वो रहा 1996-97 में, जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी, अर्थात DUSU की प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई इलेक्शन लड़े, जिसमें इन्होंने पार्षद का चुनाव भी जीता 2007 में पीतमपुरा से, और उसके बाद ये कई बार जो है वो काउंसलर बनी, अर्थात पार्षद बनी। इन्होंने दिल्ली के बीजेपी के महिला मोर्चा के महासचिव के तौर पर भी भूमिका निभाई थी, और साथ ही साथ ये दिल्ली के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रही थी। ठीक है, तो खैर इतनी बात तो हो गई। बेसिक बात बस समझना है, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है, शी विल बी 4th, अब विल भी नहीं है, अब तो ये करंट में हो चुकी है। शी विल बी द 4th सीएम ऑफ दिल्ली। ये कहां से जीत कर आई हैं? ये शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बनी है। एक चीज और आप इसमें समझ लीजिए कि इन्होंने ये एमएलए का वोट पहली बार जीता है, और किसको हराया है? तो आम आदमी पार्टी की 3 बार की विजयी रही एमएलए वंदना कुमारी को इन्होंने हराया है, और उसके बाद जीतने के बाद एमएलए बनी, और फिर उसके बाद इनको सीएम बना दिया गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के करंट अफेयर की यही टॉपिक थी, इसलिए इस पर हम लोगों ने इतनी चर्चा कर ली। लेकिन सभी टॉपिक पर हम इतनी चर्चा करेंगे तो हर दिन का वीडियो जो है अननेसेसरीली का ज्यादा होता जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोगों ने उतनी बात देखी है जो कि देखनी चाहिए थी, जो कि करंट अफेयर के पैमाने के अंदर आते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ध्यान से समझना, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। एक मिसाइल है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जेवलिन नाम है। देखो जेवलिन से नाम समझ में आ रहा हो, भाला की बात होती है, तो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसमें क्या किया जाएगा, भाला की तरह वो जाए। और एंटी टैंक बोला गया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टैंक के ऊपर मार करेगा, ये किसी पर भी आप तान दो, लेकिन जो ज्यादा खतरनाक होता है वो क्या होता है, टैंक होता है, इसलिए उसको टैंक का नाम जोड़ दिया गया है कि ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यूएस है कि रशिया है कि फ्रांस है, चाइना है, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है यूएस। ठीक है, थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है। अब इसकी खास बात क्या कि किस तरह का जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, मैन पोर्टेबल है, उठाकर आप ले जा सकते हो, इधर उधर पैक करके घर लेकर चले जाओ, ऐसे मतलब जाना नहीं है, ये बोलने वाली बात है कि मैन पोर्टेबल है, मतलब आप इसको ऐसा नहीं कि एक जगह पर फिक्स कर दिए तो फिर बहुत बड़ी टीम लगेगी, एक अलग सा गाड़ी लगेगा, जेसीबी लगेगा, उठा कर ले जाओगे, नहीं, लोग इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं। किस तरह से ये डिजाइन किया गया है, फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर कर दो उसके बाद भूल जाओ, जहां जा रहा है कैसे जा रहा है, निशाना ठीक लगेगा और ये उड़ा देगा। ठीक है, तो ये जो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो अमेरिका की एक रक्षा कंपनी है जिसका नाम क्या है, रेथियन 32 लॉकहीड मार्टिन। आपको पता ही है कि जब हम अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर का अच्छा खासा दबदबा है, और ये कंपनी इस जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बना रही है, और हम और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि हम इसको साथ में बनाएं, साथ में इसको यूज करें, और इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी काम की बातें नहीं है, हो गया जितना होना था। अगला टॉपिक, एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल किस मंत्रालय ने शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल, और कौन कौन से मिनिस्ट्री है ऑप्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है हमारे लिए डिस्कस करना, क्योंकि एआई न्यूज में तो है ही, लेकिन ये सुर्खियों में थोड़ा ज्यादा तेज इसलिए हो गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो वहां पर एआई को लेकर भी कुछ बातें हो रही थी। आप लोगों ने ओपन एआई तो सुना ही होगा, उसका चैट जीपीटी आया और एक तरह से हम देख सकते हैं कि एआई चैट बॉक्स के तौर पर एक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, बोले कि अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, अच्छा खासा उसमें खर्चा भी हुआ था। लेकिन रिसेंट में हमने क्या देखा कि चाइना की एक कंपनी ने डीप सीक लॉन्च कर दिया, और वो जिस लागत में लॉन्च किया उतनी कम लागत में तो अमेरिका इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। तो एक तरह से अमेरिका के एआई जो प्रोडक्शन है, जो कंपनियां हैं, उसके लिए चाइनीज की ये हाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला और कम कीमत वाला जो एआई लॉन्च हुआ है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो ट्रंप साहब और मोदी जी दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और उसमें यह बात भी सामने में निकल कर आई कि इंडिया के पास में स्किल्ड लेबर है, इंडिया के पास में काफी अच्छे अच्छे दिमाग हैं जो एआई के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही दिमाग अगर अमेरिका में यूज होने लगे तो अमेरिका भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी वाला हाई एडवांस कैटेगरी वाला एआई सिस्टम डेवलप कर पाएगा कम कीमत में। तो इसलिए हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जब से मोदी जी लौट कर आए हैं तब से हमारे देश में एआई की हवा थोड़ी और तेज हो गई है, जो कि पहले से तेज तो थी ही। और उसी तेज हवा में एक ये भी हवा है क्या कि हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक मॉड्यूल, एक लर्निंग मॉड्यूल जिसमें लोगों को पढ़ाया जाएगा एआई के बारे में। ठीक है, द प्रोग्राम टारगेट ट्रेनिंग ऑफ
1 लाख यूथ बाई 2025। तो 2025 तक 1 लाख यूथ को, युवाओं को एआई टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा। अब ये किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो एक तो आप लोगों ने देख लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इसके अलावा एनएसडीसी है, ठीक है, यहां पर एनएसडीसी है और इंटेल भी है। तो मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन अकेले नहीं, एनएसडीसी और इंटेल भी शामिल है इस लर्निंग मॉड्यूल पर। और देश के युवाओं को एआई के बारे में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा इस मॉड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली हॉनर्ड विद द टाइटल ऑफ हॉनररी नाइटहुड इन द यूके। हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एंड ऑप्शंस आर अमित शाह जी को, रघुराम राजन जी को, एन चंद्रशेखरन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को। तो इसका सही जवाब क्या है? एन चंद्रशेखरन जी को। कौन है ये महानुभाव और क्यों मिला है इनको ये पहचान, क्यों दी गई है इनको, ये उपाधि क्यों दी गई है नाइटहुड की? तो एन चंद्रशेखर जी कौन है? अभी वर्तमान में चेयरमैन है कहां के? टाटा ग्रुप के। और इनको ये इसलिए मिला है ये उपाधि क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनका कंट्रीब्यूशन है यूके और भारत के बीच के व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के लिए, और उनके इसी योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए यूके ने इनको सबसे उच्च स्तर का, सबसे उच्च ऑर्डर से सम्मानित किया है, और वो क्या है? नाइटहुड। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि आफ्टर गेटिंग दिस उपाधि, दिस ऑर्डर, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि आई एम डीपली हम्बल्ड बाय दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन फॉर विच आई एम ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स। ठीक है, क्या है भाई वो कंट्रीब्यूशन, वो ट्रेड संबंध क्या है यूके और भारत के बीच में? तो आपको पता होगा, और यहां पर पढ़ भी लेते हैं। वी आर incredibly proud of our iconic British brands like Jaguar, Land Rover and Tetley। हालांकि ये जो ब्रिटिश ब्रांड आप देख रहे हैं, ये जो आज हम चर्चा में ले रहे हैं कि व्यापारिक संबंध यूके और भारत के बीच में बहुत मजबूत हुए, जिसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वह व्यक्ति जो इसको शुरू करते हैं, वह व्यक्ति जिनके कंट्रीब्यूशन को आप मेजर ही नहीं कर सकते, वो रतन टाटा जी थे। उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े एसोसिएशन हुए, इनके अगुवाई में ही इतने बड़े बड़े एक्विजिशन भी हुए। ठीक है, एसोसिएशन और एक्विजिशन दोनों चल रहा था रतन टाटा जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि टाटा के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन जी, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है यूके के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, विच कंट्री वन द एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप। मिक्स्ड टीम मतलब महिला और पुरुष दोनों होंगे एक टीम में। तो कौन कौन से देश यहां पर ऑप्शन में है? इंडोनेशिया है, चीन है, जापान है और थाईलैंड है। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया। ठीक है, यहां पर टिक भी कर देता हूं। कौन, किस देश की मिक्स्ड टीम ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो इंडोनेशिया की। और ये इनके द्वारा जीता हुआ पहला स्वर्ण पदक है। किसको हराया इन्होंने? चीन को हराया 3-1 से। ये जो मैच है ये कहां पर आयोजित हो रहा था? तो कॉन्सन स्पोर्ट्स सेंटर क्विंगदाओ चाइना में ये आयोजित हुआ था। जापान और थाईलैंड को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हाल ही में mRNA आधारित व्यक्तिगत या पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड एन mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर, इंडिया ने किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि रशिया ने किया है कि फ्रांस ने किया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कैंसर के क्षेत्र में या कैंसर के इलाज के क्षेत्र में। ठीक है, इसका सही जवाब पहले बता दूं, फिर आगे की बात करता हूं। सही जवाब क्या है? रशिया। देखिए क्या हुआ, इससे पहले भी कुछ वैक्सीन हुआ करते थे कैंसर से रिलेटेड, लेकिन उनके साथ फंडा क्या था कि वो थोड़े से वो प्रिवेंटिव टाइप के थे। ठीक है, मतलब उस वैक्सीन को लगाकर वो प्रिवेंशन करेगा। लेकिन भाई ऐसा
लेकिन जिनको हो चुका है उनके इलाज के लिए क्या, तो उनके इलाज के लिए जो नई वैक्सीन रशिया ने बनाई है वो है। इसकी खास बात क्या है कि ये प्रिवेंटिव नहीं है बट ट्रीट्स एग्जिस्टिंग कैंसर। ठीक है, यह जो वैक्सीन होगी वो क्या करेगी, ये इम्यून सिस्टम को ट्रेन करेगी और कैंसर सेल को मारेगी, उन पर अटैक करेगी। कैसे, एंटीजेन को डेवलप करके। आ रही बात समझ में? प्रिवेंटिव नहीं है कि आप इसे लगवाइए तो लगाइए तो फिर उसके बाद कैंसर नहीं होगा। ये इलाज करने वाला है भाई जिनको हो गया है। क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन आमतौर पर जब तक सब चीज अच्छा चल रहा होता है हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता है। हम बहुत कुछ जानते हैं, बेसिक बेसिक बातें पता होती हैं, लेकिन जब इतनी समझदारी की बात होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और पूरी बात इसी पर आकर अटक जाती है कि भाई प्रिवेंशन नहीं कर पाए और बीमार हो गए तो उसके बाद क्या। तो उसके बाद का एक ठोस जवाब होगा क्या, ये रशिया के द्वारा बनाया गया mRNA कैंसर वैक्सीन, जो क्या करेगा, कैंसर सेल को अटैक करेगा। ठीक है, और एग्जिस्टिंग कैंसर की इलाज करेगा एंटीजन को डेवलप करके। न्यूज में क्यों है, क्योंकि रशिया ने ये कहा था, रशिया ने कहा है कि 2025 की शुरुआत में ही हम इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे 2025 के शुरुआत पे। तो शुरू तो हो गया है, अब देखते हैं कि वो कब तक होता है। हालांकि अभी जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, आप लोग देख भी रहे होंगे कि कैसे अचानक से मतलब अमेरिका और रशिया के संबंधों में बहुत ही घनिष्ठता आ रही है। ठीक है, जो जेलेंस्की साहब हैं यूक्रेन के, उनको डांट पड़ रही है ट्रम्प साहब की तरफ से। बोल रहे हैं कि तुम बहुत बात करते हो यार, यही कर करके तो तुम इतना 3 साल से जंग ही लड़ रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर वो सारी बातें हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर इसी तरह का कंटेंट लेके मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।